मीन्स 2023 में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत ही हलवा सवाल है, डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है कि W1 कोई पॉइंट है जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुम अबाउट द ओरिजिन 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तब मिलता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 जो कि ऐसा दिख रहा था। मैंने अगर इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो मुझे W1 मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो वैसे डायरेक्टली रिजल्ट होता है कि अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो मतलब क्या है कि मैं उसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल। अगर तुम्हें ये नहीं भी याद है तो भी तुम क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो बेसिक, कि जो नया वेक्टर मिला वो कैसे मिलेगा अगर मैं पुराने वाले को e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब थीटा कितना है इधर, पाई/2 है, तो देख लो अब ये कितना बनेगा, कॉस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2, तो ये आयोटा बनेगा। ठीक है, अब तुम्हें Z1 दे रखा है, Z1 कितना है 5 + 4 आयोटा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें W1 मिल जाएगा। तो यहाँ से W1 आ गया 5 आयोटा माइनस 4। सिमिलरली तुम्हें बोल रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 था, उसको तुमने 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो तुम्हें क्या मिल गया, W2 मिल गया। अब अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो क्लॉकवाइज रोटेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो वापस फॉर्मूला लगाओ, क्या कि जो तुम्हारा नया वेक्टर मिला वो मिलेगा कैसे, जब तुम ओल्ड वेक्टर को e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ थीटा नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि एंगल क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ से तुम्हें W2 मिल जाएगा माइनस आयोटा Z2। ठीक है, तो माइनस आयोटा को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Z2 से, Z2 दे रखा है 3 + 5 आयोटा, तो यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा एंड दिस विल बी माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी 5। ठीक है, तो अब जब तुम W1 माइनस W2 का क्या पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट मिल पूछ रहा है, W1 पता है W2 पता है, तो W1 माइनस W2 निकाल लो, क्या निकलेगा 5 आयोटा माइनस ऑफ माइनस 3 आयोटा विल बी 8 आयोटा एंड दिस विल बी माइनस 9। अब इसका आर्ग्यूमेंट तो सोए सोए निकाल दोगे। तो समझ गए होंगे बात को कि डायरेक्ट रिजल्ट है ये जो तुम्हें याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो फॉर्मूले से काम चल जाएगा, बट याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़े से फास्ट हो जाओगे। क्या कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर मैंने उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका साफ साफ सा मतलब है कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हुई है और वो 90 डिग्री से रोटेट हो चुका है। और अगर मैंने प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, और अगर मैंने माइनस आयोटा से उसको मल्टीप्लाई किया है तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। समझ गए होंगे बात को। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था वो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, क्या कि जो तुम्हारा न्यू वेक्टर आता है वो आता कैसे है, न्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओल्ड वेक्टर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है तो तुम रोटेशन के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही हलवा। क्या बोल रहा है तुम्हें कि ट्राइंगल एओबी जो है वो आइसोस्केलन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तुम्हें ये वाली चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, जहाँ पे उसने बोला है कि ओ ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला पोजीशन वेक्टर Z1 है और ये वाला पोजीशन वेक्टर Z2 है। तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम सोच पा रहे होंगे कि अगर मैं ओ ए वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं तो मैं क्या ओबी तक पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, बात तो सही है। तो ओबी वेक्टर ओ ए को 90 डिग्री रोटेट करके बना होगा। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपने को 90 डिग्री से रोटेट करके मिलता है तो कैसे मिला होगा, वो आयोटा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया होगा, सिंपल। और अगर ऐसे नहीं देखना है तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है कि जो तुम्हारा न्यू वेक्टर है वो बनता किससे है, ओल्ड वेक्टर को e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करके। जब इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे ये बन जाएगा Z2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस Z1 स्क्वायर। इसको इधर ले जाओगे तो ये चीज़ तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो बड़ा ही हलवा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो कराने का मोटिव ये है ताकि तुम रोटेशन से थोड़े क्या हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। ये लोगों को बहुत टफ लगता है, इतना है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है जो कि एन साइडेड है। अब तो इसका डायग्राम अपन ऐसे बना सकते हैं, आगे बहुत सारी साइड्स नहीं होगी, अपने को नहीं पता कितनी है। फिर वो बोल रहा है कि उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। फिर बोल रहा है कि एक वर्टिसेस उसका नॉन है Z1, अगर मैं इसको Z1 बोल दूं। फिर बोल रहा है कि Z2 जो है वो एडजेसेंट है Z1 के, तो Z2 ये रहा होगा। ठीक है, तो Z2 निकालना है Z1 के टर्म्स में। तो साफ साफ तुम्हें पता चल रहा होगा कि अगर मैं Z1 को रोटेट कर दूं इस एंगल से, कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, Z2 मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में अपन पढ़ते क्या है रोटेशन में, क्या कि जो अपने को नया वेक्टर मिला वो ओल्ड इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। अब थीटा कितना रहा होगा, ये वाला जो एंगल रहा होगा ये कितना रहा होगा, 2π/n रहा होगा। ठीक है, अब हो सकता है किसी बच्चे ने इसको Z1 माना और उसके एडजेसेंट इसको Z2 माना हो।
ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे ना अपन। तो अब Z2 कैसे मिलेगा? जब तुम इसी एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो, तो कैसे मिल जाएगा? Z1 इंटू ई टू द पावर माइनस आइटा 2 पाई/n। समझ गए होंगे बात को? ठीक है, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और ओरिजिन, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया Z1, इसको Z2 और ये ओरिजिन है, तो तुम्हें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब तुम्हें नहीं लगता, अब क्योंकि इन दोनों की अगर लेंथ बराबर है, तो अगर मैं Z1 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो Z2 मिल जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगा। तो Z2 क्या बनेगा? Z2 है तुम्हारा नया वाला वेक्टर, जो कि इसको रोटेट करने से मिला है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? आयोटा थीटा, थीटा कितना है? पाई/3। एंटी क्लॉकवाइज से इसलिए पॉजिटिव ले लिया। अब कल को कोई बंदा ये भी तो बोल सकता है, सर मैं इसको Z2 लूंगा, इसको Z1 लूंगा। हाँ, बात तो सही है। तब क्या होगा तुम्हारा? तब Z2 बन जाएगा तुम्हारा Z1 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई/3, क्योंकि पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज हो गया। तो मतलब जो तुम्हारा Z2 है वो है क्या? बेसिकली Z1 ई टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा पाई/3 है। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। तो Z2 इक्वल्स टू Z1, और ये होगा तुम्हारा कॉस ऑफ प्लस माइनस पाई/3, तो ये तो कॉस पाई/3 होगा। सोचने की कोशिश करना, समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो Z1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। यहाँ से इस 2 को उधर भेज दो और Z1 को भी उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2Z2 माइनस ऑफ Z1 इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 आयोटा Z1। दोनों तरफ अब स्क्वायरिंग कर दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4Z2 Z1 इक्वल्स टू, यहाँ से बन जाएगा माइनस का 3 Z1 स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और 4 को क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना, बाकी तो आसान ही था। फॉर्मूला तो वही लग रहा है कि जो तुम्हारा न्यू बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जब तुम ओल्ड को ई टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। अगर थीटा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव है, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। सिंपल, पूरा फंडा तो यही है। तो समझ गए होंगे बात को। तो ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बस इसको करने के लिए पहले तुम्हें एक रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या? कि अगर तुम्हारे पास कोई गिवन सर्कल है और तुम उसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल बनाना चाहते हो जिसका एरिया क्या हो? मैक्सिमम हो। तो वो ट्राइंगल कौन सा रहा होगा हमेशा? वो रहा होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस बात को थोड़ा सोच के देखो, तब तुम सोचोगे कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो सर। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर साफ साफ पता चल रहा है 0,1 है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ सेंटर को। और फिर एक वर्टेक्स दे रखा है तुम्हें एक ट्राइंगल का। अब अपन ने यहाँ देख लिया कि क्योंकि मेरी एरिया क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो ट्राइंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल। अब उसका वर्टेक्स दे रखा है 3,-3, और तुम्हें बाकी वर्टेक्स ढूंढ के लाने। मैंने इसको बोल दिया Z2 है, ये वाला Z3 है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली तीनों लेंथ्स क्या है? बराबर है। तो अगर मैंने लेट्स से इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस वाले को बी बोल देता हूँ, इस वाले को सी बोल देता हूँ, तो ओ ए वेक्टर को अगर मैंने 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो मुझे ओ बी वैक्टर मिल जाएगा, और अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया तो ओ सी वैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा वेक्टर को लिखते कैसे हैं? हेड माइनस टेल। तो जब तुम न्यू वाला वेक्टर लिखोगे, ओ बी वैक्टर, उसको लिखोगे बी माइनस ओ। तो बी वाला है तुम्हारा Z2 और वो है माइनस आयोटा, ये हो गया तुम्हारा न्यू। अब तुम देखोगे ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाला क्या है? ओ ए हेड माइनस टेल क्या? 3, आयोटा, एंड ओ वाला पॉइंट है तुम्हारा माइनस आयोटा ई टू दी पावर आयोटा 2 पाई/3। ठीक है, यहाँ से मजदूरी करोगे बेसिक सी, तो तुम्हें Z2 मिल जाएगा। सिमिलरली तुम्हें अब Z3 चाहिए, तो डिफरेंस क्या आना है? डिफरेंस केवल एंगल का आना है। एंगल क्या रहा होगा? क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्लॉकवाइज एंगल होगा तो नेगेटिव में ले लोगे एंगल को। ठीक है, तो सिमिलर से इक्वेशन आएगी कि Z3 माइनस आयोटा न्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओल्ड वेक्टर हेड माइनस टेल। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा? 3 - 3 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा ई टू दी पावर माइनस आयोटा 2 पाई/3। क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज है तो यहाँ से तुम्हें Z3 मिल जाएगा। बस यही निकाल के लाना था। समझ गए होंगे बात को। तो मेन पॉइंट जो है, मेन मुद्दा जो है यहाँ, ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस करो तो ध्यान रखो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है या जो दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट है उसको हमेशा बाद में लिखो। ठीक है, देखो मैंने इधर हमेशा बाद में लिखा है उसको। ये चीज़ तुम्हें आगे कैलकुलेशन में काफ़ी मदद करेगी, समझ जाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं तुम्हें? अब ये ट्रायंगल बना लिया अपन ने जिसकी ये दोनों साइड क्या है? बराबर है, वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इस वाले वेक्टर को ध्यान से देखना, जो कि Z2 से, जिस पर टेल है Z2 पे और हेड है Z3 पे, अगर मैंने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो तुम्हें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो अपन जानते हैं कि अगर 90 डिग्री रोटेट हो रहा है
तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो कौन-सा है? इस वेक्टर को लिखना तुम्हें आता होगा, हेड माइनस टेल से लिखते हैं। तो Z1 माइनस Z2 तुम्हें मिला, ठीक है? तो वो क्या बना? Z1 माइनस Z2 जो था वो कैसे मिला होगा? जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया होगा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, और e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 कितना होता है? आयोटा होता है। और ये रिजल्ट तो वैसे ही पता होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो। और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस आयोटा से कर दो, ठीक है? तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? Z3 माइनस Z2। और ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो कॉमन पॉइंट है उसको बाद में लिखना है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस। अब क्या था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये डायरेक्ट आयोटा नहीं समझ में आ रहा है तो ये e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है? अब देख लें, ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तुम्हारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वहाँ तुम पहुँच जाओगे, ठीक है? अगर करवाना चाहते हो तो कर लो यार, अब ये भी मैं ही करूँ। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू, अब तुम इसका करोगे तो आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का Z3 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z3, ठीक है? अब देख लेना, इस इक्वेशन को उधर भेज देना, इसको इधर ले आना, तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। टर्म्स को रीअरेंज कर लेना, ठीक है? समझ गए होंगे बात को बढ़िया से। तो बेसिकली जो भी अपन अभी तक कर रहे हैं सब में फंडा वही यूज हो रहा है कि जो न्यू वाला बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ओल्ड वेक्टर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। और ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब होता है? जब इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। अगर नहीं है तो यूनिट बना दो दोनों को। अब अगर इस क्वेश्चन में वो बोलता कि ये जो ट्राइंगल है इसकी ये दोनों साइड बराबर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना था? बस मॉड से डिवाइड कर देना था दोनों के, और कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला था। समझ गए होंगे बात को? तो ये वाला एक चीज अगर तुम्हें याद है तो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है?